नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं नागरिक आवाज़ यानी सिविक वॉइस की, लेकिन उन तमाम परेशानियों को जो कि एक आम नागरिक फेस करता है, अक्सर एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्वर्स तक पहुंचा पाना हमारे लिए कठिन होता है और साथ ही साथ उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाना भी हमारे लिए कठिन होता है। इसी गैप को फुलफिल करते हुए एक इनोवेटिव और रियल टाइम सोल्यूशन के साथ हमारे बीच मौजूद हैं सिविक वॉइस के फाउंडर शुभायु मुखर्जी। तो हम जानेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में और कैसे इन्होंने सिविक वॉइस की शुरुआत की। तो चलिए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं सिविक वॉइस के फाउंडर शुभायु मुखर्जी से। तो शुभायु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। शुभायु जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिविक वॉइस का क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से ये एक यूनिक या इनोवेटिव सोल्यूशन दे रहा है जो कि अब तक एग्जिस्टेंट नहीं था। सो मैम, बेसिकली सिविक वॉइस एक CMMS प्लेटफॉर्म है, कस्टमर कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। सो जैसे कि हम ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने रियलाइज़ किया था फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था कॉलेज में। सो बेसिकली एक मैन होल था और मैं चल रहा था रांची में, एंड वो मैन होल में मैं थोड़ा सा गिर गया था, ट्रिप हो गया था। सो फिर मैं वापस आया अपने हॉस्टल रूम में एंड आई ट्राइड फाइलिंग द कंप्लेंट ऑनलाइन। सो ऑनलाइन में देख रहा था कि कैसे कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। पहली बार मैं ट्राई किया। सो पहली बात मुझे समझने में काफ़ी टाइम लग गया कि कैसे फाइल करते हैं। सो फर्स्ट मैं रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साइट खोला, फिर पूरा प्रोसीजर्स किया, अपना कॉन्टैक्ट भरा, डिटेल्स, एड्रेस, फ़ोटोज़ जो कि क्लिक किए थे वो फाइल चूज़ करके मैंने फ़ाइल किया कंप्लेंट। लगभग ये ख़त्म करते करते 15-20 मिनट लग गया था। सो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो मैंने मेहनत किया और ये मेहनत आई डोंट थिंक सब लोग करेंगे। सो एक आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आपने ये मेहनत की तो आपको इसका कोई फीडबैक या सोल्यूशन मिला? नहीं मैम, बेसिकली जो कंप्लेंट मैंने किया था उसका फीडबैक मेरे को आज तक नहीं मिला और मुझे पता नहीं क्या हुआ इस कंप्लेंट का। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक सोल्यूशन इस चीज़ का निकालना चाहिए जिससे सिटीजन्स इंडिया के एक ईजी वे में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एंड ऑल्सो उनको अपडेट भी मिल सकता है कि उनका कंप्लेंट फाइल जो हुआ था वो एक्चुअली रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। इसका जो सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास भी है। वो लोग बेसिकली एक आईडी देते हैं कंप्लेंट का और उस आईडी को आपको बार बार जाके एंटर करके देखना होता है उसका अपडेट हुआ है कि नहीं। सो ये काफ़ी टीडियस टास्क है और इसका मैंने बहुत ही सिंपल सोल्यूशन निकाला है जो कि सिविक वॉइस है। तो आपने एक ऐसी प्रॉब्लम फेस की, क्या इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स आपने फेस की जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? हाँ मैम, सो ये बेसिकली मैंने गवर्नमेंट एस्पेक्ट में बोला ये प्रॉब्लम। अब ये गवर्नमेंट साइड हो गया एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स मैंने कॉलेजेस और फैक्ट्रीज़ में भी देखा है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मेरा दोस्त के पास एक पैकेजिंग फैक्ट्री है, बेसिकली उसके पापा के पास एक पैकेजिंग फैक्ट्री है। सो उस फैक्ट्री में उसके पापा सुपरवाइज़र के जैसे काम करते हैं। फैक्ट्री लगभग 5 से 6 एकड़ के बीच में उन्हें टास्क देना होता है। उनके फैक्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं उनका काफ़ी हालत ख़राब हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो मैंने हमारा जो ये सिविक वॉइस का आर्किटेक्चर है, जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है, उसको हमने फैक्ट्रीज़ में के लिए भी इंटीग्रेट किया है एंड एट द सेम टाइम वी हैव डन इट फॉर कॉलेजेस ऑल्सो। जैसे कि मैं BIT मेस्टर से हूँ, सो इस कॉलेज में भी हमने इंटीग्रेट किया है सिविक वॉइस का फ्रेमवर्क को। तो जब आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तब आपको ऐसा कोई गैप महसूस हुआ जिसको आप फिल करने की तरफ आगे बढ़े? हम जानना चाहेंगे कब और कैसे आपको एग्जैक्टली ये गैप महसूस हुआ और उसको फिल करने की तरफ आप किस प्रकार से आगे बढ़े? सो ये गैप जो मैंने महसूस किया था ये आई थिंक मेरे सारे क्लासमेट्स सब ने ये फेस किया है। सो बेसिकली हॉस्टल में बहुत दिक्कतें आते हैं, मेस के खाने से लेके कभी फ़ैन ख़राब हो जाता है, कभी हमारा कुछ तो टूट जाता है दरवाज़ा वगैरह। हॉस्टल में काफ़ी दिक्कत है, कैंपस में काफ़ी दिक्कत होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट के नेट्स फट गए या ऐसे काफ़ी सारे तमाम दिक्कतें। क्लासरूम्स में बेंचेस ठीक नहीं है। सो एज अ स्टूडेंट आप नॉर्मली इतना एफर्ट नहीं लोगे कि जाके आप रिपोर्ट करोगे जाके रजिस्ट्रार को कि देखिए ये बेंच टूटा है। सो इसका एक सोल्यूशन है कि मैंने ऐप निकाला है। एक स्टूडेंट ऐप दिया जाएगा हर स्टूडेंट को हमारे कॉलेज का। उस ऐप में बेसिकली वो फ़ोटो क्लिक करेगा कि ये दिक्कत आ रहा है सर, ये फ़ोटो क्लिक करेगा। बाकी सारे फ़ोटोज़ हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ML मॉडल्स है हमारे ऐप में। आपका फ़ोटो को देख के ही वो ऑटो फिल कर देगा सारे फील्ड्स की दिक्कत क्या है। लोकेशन तो ऑटो फिल हो ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी ऑटो फिल हो जाएगा, बट आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हमारे AI ने गलती की है।
एंड इट विल डायरेक्टली गो टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। सो इस तरह से कंसर्न्ड अथॉरिटी तक आपका प्रॉब्लम पहुंच जाएगा एंड वो एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेगा। अब दिक्कत मैंने जो फेस किया था वो ये था कि मैं क्लर्क को जाके कंप्लेन करता था, क्लर्क आधा टाइम लेट कर देता था, क्लर्क फिर क्लर्क टेक्नीशियन को भेजेगा, इसमें बहुत टीडियस प्रोसेस होता था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आई थॉट कि इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो मतलब जैसा प्रॉब्लम आपने फेस किया था, अगर रोड पे चलते चलते वैसा ही प्रॉब्लम मैं फेस करूँ या कोई अन्य नागरिक फेस करे, तो उसका अगर वो फोटो क्लिक करके अपलोड करता है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स, सारी शिकायतें, सब कुछ लोकेशन वगैरह ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा और वो कंसर्न्ड अथॉरिटी तक वो परेशानी उसकी चली जाएगी। तो अब बात आती है इसके रियल टाइम मॉनिटरिंग की, उसको आप कैसे इंश्योर करते हैं? यस मैम, सो बेसिकली ये पार्ट हो गया हमारे ऐप का, हमारे यूज़र ऐप का। आई थिंक आपने फ्रेमवर्क समझ लिया होगा। यूज़र ऐप का डायरेक्टली कंप्लेंट हमारे एडमिन पोर्टल तक पहुंच जाता है। एडमिन पोर्टल हमारा गूगल एपीआई से इंटीग्रेटेड होता है, जिससे मैप पे आपको एडमिन जो है, जो कि ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है पिन पॉइंट से। पिन पॉइंट्स कलर ग्रेडेड होते हैं कि येलो मतलब वी आर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, ग्रीन मतलब सॉल्व हो गया और रेड मतलब हम अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब वो काम नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। सो गूगल एपीआई इंटीग्रेटेड है, उससे ओवरव्यू मिल जाता है एडमिन को। उसके बाद भी बहुत फीचर्स है, जैसे कि हम वेरियस लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करते हैं जो कि ऑटो ट्रांसलेट कर देता है अगर यूज़र कोई और लैंग्वेज से कंप्लेंट को फाइल किया हो, एंड रीराउट भी कर देता है अगर हाई ट्रैफिक आ रहा है हमारे वेबसाइट पे। सो रीराउट वाला एआई यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे हाई ट्रैफिक से अपने आप प्रायोरिटाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल एक हाई ट्रैफिक आ रहा है एक दिन में बहुत सारे कंप्लेंट्स का, सो हम प्रायोरिटाइज कर देंगे कि सोचो एक एरिया में 10 कंप्लेंट आ रहा है और एक में एक, सो वी विल प्रायोरिटाइज द हाई फ्रीक्वेंसी कंप्लेंट एरिया। तो जो प्रायोरिटी पे कंप्लेंट्स होंगी वो पहले टैकल की जाएंगी। हाँ मैम। शुभायु जी, मुझे ये बात बताइए कि किस तरीके से ये एक्चुअल में यूज़ हो पा रहा है ग्राउंड लेवल पे, किन किन सेक्टर्स में आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं अभी तक? सो मैम अभी तक हमने फैक्ट्री सेक्टर पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। सीवान में 2 फैक्ट्रीज है जिन पे हम ऑलरेडी ये यूज़ कर रहे हैं। फैक्ट्री सेक्टर में इसका क्या यूज़ है अभी बताते हैं। सो बेसिकली एक वॉल पुट्टी का फैक्ट्री है और एक इमल्सिव पेंट्स का फैक्ट्री है। सो इन फैक्ट्रीज़ में बेसिकली बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिनका रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे उनका मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा तो वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि कन्वेयर बेल्ट हो गया, सैंड मिल हो गया, पैकेजिंग मशीन हो गया। सो इन सब का जो मेंटेनेंस हो गया वो टेक्नीशियन को मैनुअली ना असाइन करके ना, यानी कि सुपरवाइज़र डायरेक्टली उनको जाके नहीं बोलते, ऐप में डायरेक्ट उनको अलॉट कर दिया जाता है कि संडे को आफ्टरनून में ये मशीन ठीक हो जाना चाहिए, और जैसे ही वो लोग ठीक कर देते वो टिक मार्क मार देते हैं। इस तरह से वो लोग इंटीग्रेट करते हैं इस प्रोसेस को फैक्ट्रीज़ में। काफ़ी स्ट्रीमलाइन होता है प्रोसेस। एक तो आपने फैक्ट्रीज में बताया, फैक्ट्रीज आपके एक तरह के टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स हम मान सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर? और एक सेक्टर तो हमारा यूनिवर्सिटीज़ है, जो लार्ज यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि जो 700 एकड़ या 500 एकड़ के यूनिवर्सिटीज़ है। ये सारे यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए एक आई थिंक टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी यूज़ करना चाहिए। आई थिंक सिविक वॉइस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस यूनिवर्सिटीज़। बहुत अच्छे से ये फ्रेमवर्क वहाँ पे यूज़ हो सकता है। किस तरीके से? सो बेसिकली हर स्टूडेंट के पास ये ऐप होगा, यूज़र ऐप, एक पार्टनर ऐप होगा। कॉलेज के सारे जो टेक्नीशियंस है या जो भी काम करते हैं, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, उनके पास एक पार्टनर ऐप होगा। एंड कॉलेज का जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनके पास हमारा एडमिन पोर्टल होगा। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट कंप्लेंट फाइल करेगा वो डायरेक्टली एडमिन के पास जाएगा, एडमिन उसे मॉनिटर करेगा, वो मतलब अप्रूव करेगा। 3 एडमिन होते हैं नॉर्मली कॉलेज में, एक एचओडी हो गया, फिर रजिस्ट्रार हो गया, डीन हो गया, एक 3 वे अप्रूवल मिलेगा। जब सारे अप्रूव हो जाएंगे देन द अथॉरिटी विल असाइन अ टेक्नीशियन कि आप जाके ये काम कर दीजिए। जैसे ही काम कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट के पास अपडेट आ जाएगा कि आपने जो कंप्लेन किया था वो हमने सॉल्व कर दिया है। सो फिर स्टूडेंट जाके देखेगा कि हाँ सॉल्व हो गया है, तो वो सेटिस्फाइड रहेगा। एंड अगर सॉल्व नहीं हुआ है कंप्लेंट तो ही कैन डायरेक्टली कॉल द अथॉरिटी कि नहीं हुआ है, आपने गलत अपडेट किया है। फैक्ट्रीज में हमने देखा कि ये काम कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहा है, अन्य किसी सेक्टर में किस प्रकार से काम कर रहा है? हाँ मैम, अन्य सेक्टर में भी काम कर रहा है जो कि सप्लाई चेन सेक्टर है। जैसे कि जमशेदपुर में एक मोमो का चेन है जिसमें हम ये इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी, ये हमारा फ्रेमवर्क जो कि ऑलरेडी फंक्शनल है। सप्लाई चेन्स में हमारा ऐप बेसिकली जो भी सुपरवाइज़र होता है उस तक कोई भी दिक्कत आता है, फॉर एग्जांपल कोई रूट में अगर जैम है या कोई गाड़ी ख़राब हो गया है तो डायरेक्टली एडमिन तक ये कंप्लेंट पहुंच जाता है सप्लाई चेन फ्रेमवर्क में।
सप्लाई चेन फ्रेमवर्क में ये किस तरीके से कारगर साबित हो पा रहा है? सो ये बेसिकली सप्लाई चेन्स में काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है। सो सप्लाई चेन में जैसे ही कंप्लेंट फाइल होता है, हमें एक हिस्ट्री मिलता है कि ये वेंडर करेक्ट टाइम पे हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है कि नहीं, हमारा ये ड्राइवर पंक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। सो इससे हमारा बेसिकली डेटा एनालिस्ट भी हायर है हमारे टीम में। सो इससे हम लोग एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं कि आपका सेक्टर में क्या कमी आ रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कमी आ रहा है जिसके वजह से आपका अभी डाउन टाइम आ रहा है, मतलब कोई चीज़ का आपको डिले हो रहा है प्रोसेस जिससे रेवेन्यू कम हो रहा है, उसका भी हम हेल्प कर देते हैं। बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो बिग कॉरपोरेट्स या बिग कंपनीज जो हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर किसी तरह की समस्या को फेस कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका ऑर्गेनाइजेशन इसको ईजिली टैकल कर सकता है रियल टाइम में। यूनिवर्सिटी में भी आपने बताया, और अगर हम बात करें फैक्ट्रीज़ की, तो फैक्ट्रीज़ और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ये कारगर है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके चैलेंजेस की, तो इनिशियल फेज़ में जब आप इसको सेटअप कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, तो कौन कौन सी चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस थे। ये बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था मेरे थर्ड सेम के शुरुआत में, जो कि आई थिंक अगस्त था, यानी 2024। जब स्टार्ट किया था, सबसे पहला दिक्कत था कि मुझे कोडिंग नहीं आता है। मैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से आता हूँ, उसका मेरा पहला दिक्कत था। आई नीडेड अ टीम। मैंने पहले तो अपना टीम बनाया है, जो कि पहला दिक्कत था। दूसरा दिक्कत ये था कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत थी, और बाद में धीरे धीरे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ गए इन सब प्रॉब्लम से। तो आपको कहीं से फंड्स मिले या किसी इन्वेस्टर ने आपके प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया? एक इन्वेस्टर है जो कि हमारे एक मेंटर कम इन्वेस्टर है, जो कि हमें फंड्स भी प्रोवाइड कर रहा है। एट द सेम टाइम ही इज़ मेंटरिंग अस। ये हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग है। एट द सेम टाइम कॉलेज में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आई थिंक 4-5 कॉम्पिटिशन्स हुए जो कि हम जीत चुके हैं। उन सब से क्यूमुलेटिव हमें काफ़ी अच्छा खासा फंड एक्यूमुलेट हो चुका है अब तक कुल मिलाकर कितना फंड्स आपके पास एक्यूमुलेट हो चुके हैं? अब तक हमारे पास 3 to 4 लाख का फंड है, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। 3 to 4 लाख का फंड आपको एलोकेट हुआ, तो 3 to 4 लाख को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया या प्रॉपर एलोकेशन किया अपने स्टार्टअप में? सबसे ज़्यादा हमारा फंड का एलोकेशन होता है टेक पे, जो कि हमारा वेबसाइट, यूज़र ऐप और वर्कर ऐप है। सारा फंड हमारा लगभग टेक में ही यूज़ हुआ है अब तक। वेबसाइट हमने बनाया हमारा ही दोस्तों में, हमारा टीम पहले हमने आउटसोर्स किया था। पहले मुझे पता नहीं था मेरे कॉलेज में कौन अच्छे ऐप डेवलपर्स है, वेब डेवलपर्स हैं, बट धीरे धीरे हमने आउटसोर्स किया बाहर से। कोलकाता से पहले एक आउटसोर्स किए थे एक लड़के को, उसने बना के दिया था हमें एडमिन पोर्टल। बट लेटर आई फाउंड आउट कि हमारे कॉलेज में ही काफ़ी अच्छे, मतलब क्या बोले, कोडर्स हैं, तो उनको हमने हमारे कंपनी में ले लिया। अभी वो हमारे हिस्से है। कोडर्स को आप हायर करते हैं या एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, तो आप उसकी क्या प्राथमिकता रखते हैं? कैसे आप इंश्योर करते हैं कि वो जेन्युइन एम्प्लॉयज़ हायर हों? जेन्युइन वो काफ़ी सिंपल है। हम उनका इंटरव्यू लेते हैं कि मतलब आपका क्या स्किल सेट है, आपको कौन से जैसे फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, CSS हो गया, हम वो देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं। बस फ्लटर वगैरह आना चाहिए ऐप डेवलपमेंट। हायरिंग का क्या कोई प्रोसेस भी है जो आप इंश्योर करते हैं? प्रोसेस हम बेसिकली हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक ऐड डालते हैं कि वी आर हायरिंग, एंड इसी तरह से हमने 2 बार हायरिंग किया है अब तक। एंड हमारा सोशल मीडिया के अक्रॉस 3000 प्लस फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कंबाइंड, एंड इसके थ्रू ही हमने हायरिंग किया था। आपका फ़िलहाल रेवेन्यू जनरेशन मॉडल किस प्रकार से हो पा रहा है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए? हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है वो कॉरपोरेट सेक्टर्स, जो कि प्राइवेट सेक्टर से लाइक फैक्ट्रीज एंड जो सप्लाई चेन्स मैंने बोला है, वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जो कि मंथली एक फ़ी देते हैं हम लोग को हमारा टेक यूज़ करने के लिए, वेबसाइट, एडमिन पोर्टल और यूज़र ऐप्स। फ़िलहाल में आपका ये जो स्टार्टअप है किन किन सिटीज़ में ऑपरेंट है? अभी ये स्टार्टअप हमारा ओनली जमशेदपुर एंड सीवान में है, और कोलकाता में वी आर इन टॉक्स कि हम कोलकाता में भी ज्वाइन करेंगे कुछ 1 महीने में। कुल मिलाकर कितने आपके क्लाइंट्स हैं जो जिनको आप अभी सर्व कर पा रहे हैं? टोटल वी हैव 4 क्लाइंट्स राइट नाउ। और उनके साथ आपका जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन बेस ही है या कोई और तरीका भी है? नहीं, हमारा पूरा रेवेन्यू जो आता है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही मॉडल है। एंड हम जो बेसिकली हमारा अल्टीमेट एम है टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट। उसका रेवेन्यू हमने प्लान किया कि ओनली एडसेंस से होगा, जो कि हमारे ऐप में गवर्नमेंट एड्स रन होंगे। उनके वेरियस योजना होता है गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एड्स होते हैं वो रन होगा।
ये हमारा फ्यूचर का एम है, मतलब गवर्नमेंट के साथ टाइप करना। कुल मिलाकर कैसे ये कंसेप्ट काम कर रहा है अगर देखा जाए तो? काम कर रहा है इन द सेंस मतलब कि गवर्नमेंट के आप एड्स रन करा रहे हैं और लोगों का एंगेजमेंट आपके प्लेटफॉर्म पे बढ़ रहा है, जिसके कारण आप गवर्नमेंट एड्स रन करा रहे हैं, उसके माध्यम से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो किस प्रकार से आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे लोगों का एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े? हमारा एकमात्र वो वे है कि हम यूज़र्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि हमारे अभी क्लाइंट्स है, एवरीवन इज सेटिस्फाइड। हमारा जो टेक सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है फ़िलहाल, एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे। ये चीज़ ज़्यादा आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हो कोई टीवी वगैरह पे, ये आपको पर्सनली जाके बात करना होता है, कोई क्लाइंट के पास आउटरीच करना होता है। मार्केट में अपने फॉर्मेट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं फिलहाल? स्ट्रैटेजीज़ यही है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जैसे कि और एक हमारा जो सेक्टर है जिसमें हम पेनिट्रेट कर सकते हैं वो है सोसाइटीज़, जो कि लोकल जो सोसाइटीज़ कम्युनिटीज़ है, जैसे कि डीएलएफ वगैरह हो गया, माउंटवर्ट हो गया, जो कि बिल्डर्स है, उनके साथ हम कोलैब करना चाहते हैं। उनके जो सोसाइटीज़ है, जैसे कोलकाता की मैंने अभी बात किया, सो बेसिकली कोलकाता में हम लोग एक सोसाइटी के साथ पार्टनर करने वाले। सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ आते हैं, एलिवेटर हो गया, सोचिए स्वीपर काम नहीं किया है, कोई लाइट बल्ब नहीं काम कर रहा है, सो सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग इस ऐप के थ्रू इजीली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। शुभायु जी, एक थॉट मन में आना किसी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद, और उस थॉट को उस थॉट प्रोसेस को आगे ले जाते हुए उसको एक मास लेवल पे इंट्रोड्यूस करना और उसको एक स्टार्टअप का फॉर्मेट देना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। या आपने किस तरह से किया, कैसे आप इनिशिएट हुए इसकी तरफ और किस प्रकार से इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट दे पाए? सो बेसिकली मैम, आई टूक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस फॉरेन कंपनीज। सो पहले जिस दिन मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था, मैं घर आके आफ्टर अ फ्यू वीक्स मैंने सोचा कि क्यों ना इस आइडिया पे काम किया जाए। तो मैंने पहले तो देखा कि क्या इंडिया में ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है अभी। एंड गवर्नमेंट लास्ट फ्यू टाइम्स में ट्राई किया है ऐसे ऐप्स बनाने को, जैसे कि सीपी ग्राम्स हो गया, महुआ हो गया, ये दो एग्जांपल्स दिया जो कि गवर्नमेंट के ऐप्स जो कि फेल हो चुके हैं। मैंने खुद सीपी ग्राम्स की ही बात किया था, जिस पे मैंने लास्ट टाइम कंप्लेंट फाइल किया था मैनहोल का। सो ये गवर्नमेंट ऐप्स है जो कि ये ट्राई कर चुके इन द पास्ट, एंड कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसा कोई फंक्शनिंग नहीं है अभी इंडिया में। बट यूएसए और यूके में मुझे कुछ कंपनीज मिला है जो कि दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। फॉर एग्जांपल एक फ्लीटियो हो गया, फ्लीटियो, फिर अपस्केल हो गया, ये सब कंपनीज का वैल्यूएशन भी काफ़ी है, जैसे $1.6 बिलियन कंपनी है फ्लीटियो। सो जो कि मैंने फ्रेमवर्क अभी बताया, वो सेम फ्रेमवर्क फ्लीटियो यूज़ करता है टू मैनेज फ्लीट्स। फ्लीट मतलब है लार्ज ग्रुप ऑफ बसेस या व्हीकल्स को मैनेज करने के लिए फ्लीटियो ये यूज़ करता है। उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है, सुबारू वगैरह जैसे क्लाइंट्स हैं उनके पास, एंड यही सेम फ्रेमवर्क मैंने उनका डैशबोर्ड जाके चेक किया, उनका यूज़र ऐप चेक किया, एंड टू सम एक्सटेंड मैंने उनका फीचर्स को अपने सिविक वॉइस में इंटीग्रेट किया है। तो मतलब जब आपने ये प्रॉब्लम फेस की, तब सबसे पहला इंस्पिरेशन आपकी फ़ॉरेन के वो कंपनीज थे या फ़ॉरेन का वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर आपने एक सिमिलर आइडिया देखा और आसपास या इंडिया में आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो आपने इंट्रोड्यूस करने का सोचा? हाँ मैम। इंट्रोड्यूस करने के थॉट प्रोसेस आने के बाद फाइनली आप उसको लेकर आगे कैसे बढ़े? उसकी टेक्निकलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसको एक शेप देना, फॉर्मेट देना, वो आपने कैसे किया? सो मैम, सबसे पहले जैसे ही मुझे आइडिया मिला कि ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी फॉरेन में बट इंडिया में नहीं करता है, सो मैंने पहले फिग्मा सीखा। फिग्मा में मैंने डिज़ाइन किया वेबसाइट को और ऐप को कि ये कैसे दिखेगा मेरा ऐप। पहली मेरा सबसे बड़ा फोकस था इसे यूज़र फ्रेंडली बनाना, क्योंकि जो सबसे बड़ा दिक्कत फेस करते इंडिया के सिटीजन्स गवर्नमेंट ऐप्स को लेके वो है यूआई। यूज़र इंटरफेस एक्सट्रीमली ख़राब होता है इंडिया के जो भी ऐप्स वगैरह है। सो मैंने उसको ठीक करने में सबसे पहले एक अच्छा सा यूआई, वेरी इजी टू यूज़ यूआई बनाया है। एंड आफ्टर दैट मैंने बैक एंड के लिए कुछ हायर करना शुरू किया। पहले मैंने जैसे कि बोला आउटसोर्स किया था, उसके बाद मैं अपने ही कॉलेज में ढूंढना चालू किया कि कौन कौन है जो कि ये बैक एंड में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे साकिब नाम का एक मेरा दोस्त मिला। साकिब ने इसका बैक एंड पूरा बनाया है हमारे ऐप का, एंड फिर उसने धीरे धीरे वेबसाइट बनाया है। उसने बहुत अच्छे से काम किया है। हमारा ऐप और वेबसाइट बनाने का पूरा क्रेडिट साकिब को जाता है। उसके बाद फ्रंट एंड के लिए कुछ लोग चाहिए था जो कि यूआई पे काम कर सके, जिसके लिए मैंने रंजन को लिया, आदित्य को लिया, ये भी हमारे ही कॉलेज के दोस्त है।
फिर जैसे हमारा टेक्नोलॉजी ख़त्म हुआ इस पे, आई थिंक 4-5 लोग हमारे टेक टीम में अभी फ़िलहाल 5 लोग हैं टेक टीम में। ये 5 लोग ने बहुत मदद किया मेरा इस वेबसाइट और ऐप को बनाने में। आफ्टर मेकिंग आवर वेबसाइट एंड ऐप, मुझे कुछ लोग चाहिए था जो मेंटेनेंस यानी कि मार्केटिंग में हेल्प करे, आउटरीच में हेल्प करे, मतलब इन जनरल मैनेजमेंट में हेल्प करे। उसके लिए मैं अपने दोस्त अमन शर्मा को लिया, अपूर्व आर्यन को लिया। ये लोग मुझे काफ़ी हेल्प किए हैं। ये सारे लोग आप ही के बैकग्राउंड से थे या डिफरेंट स्ट्रीम्स के थे? ये सब डिफरेंट स्ट्रीम्स है हमारे टीम के। बैचमेट्स थे या सीनियर जूनियर्स? जैसे अमन शर्मा हो गया, वो मेरा ही बैचमेट है बायोटेक्नोलॉजी का। एंड फिर और बाकी जो दोस्त जैसे डिज़ाइन के लिए भी मैंने एक लड़का को लिया, पुरुषोत्तम कुमार, वो फूड टेक्नोलॉजी से। एंड फिर बाकी जो मेरे जो कोडिंग बैकग्राउंड से जो लोग, जैसे कि मैंने नाम लिया अभी, साकिब हो गया, आदित्य हो गया, रंजन हो गया, ये लोग सीएसई बैकग्राउंड से। तो कुल मिलाकर कितने लोग थे जिन्होंने आपका सहयोग किया इस एंटायर वेंचर में? अभी इन द बिगिनिंग ओनली आई थिंक 3 लोग ही थे, मैं अपूर्व और साकिब थे। शुरुआत से लेकर अब तक जो हाँ, आपका सहयोग करते आए? अभी आई थिंक हमारा टीम 15 मेंबर्स का है। इट कंप्राइजेज ऑफ 15 मेंबर्स। शुरुआत में अगर वो लोग आपके लिए काम कर रहे थे तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे थे या उनको आप एक पेमेंट दे रहे थे एज रेम्यूनरेशन? शुरू में जैसे मेरा पहला टीममेट साकिब था, उसे शुरू में पेमेंट बेसिस पे ही लिया गया था, बट अभी वो विदाउट रेवेन्यू ही हमारा टीम का ही पार्ट है, वो एक स्टेक होल्डर है अभी। तो जो भी आपके साथ लोग थे जिन्होंने आपको सहयोग किया इस वेंचर में, उनको रेम्यूनरेशन या एक ऑनररी अमाउंट देने के लिए आपने फंड्स कहाँ से अरेंज किए? फंड्स जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, कुछ कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स हुए, 5 to 6 कॉम्पिटिशन्स में जीता है, जो कि मेरे ही कॉलेज में बीआईटी में, या बाहर के कॉम्पिटिशन है दूसरे कॉलेज के, उनसे हमने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट किया है। एंड जैसे कि मैंने बोला, बाहर हमारा एक इंडिविजुअल मेंटर कम इन्वेस्टर है, वो हमें इस आइडिया को लेके सपोर्ट कर रहा है एंड ही बिलीव्स इन दिस आइडिया। एलोकेशन ऑफ फंड्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो अलग अलग सेगमेंट्स में उसको प्रॉपरली एलोकेट कर पाना ताकि वो मिसयूज़ ना हो, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके लिए क्या आपकी पहले से कोई प्रॉपर प्लानिंग थी या आपने किसी से मेंटोरशिप ली ताकि उन फंड्स का मिसयूज़ ना हो? नहीं मैम, फंड्स अब तक हमारा वेस्ट तो नहीं गया है, हमारा मेजॉरिटी फंड टेक में ही गया है। बाकी का फंड्स हमारा मैनेजमेंट टीम में, जो कि अमन वगैरह है, वो लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह में काफ़ी फंड जाता है। बस इन्हीं 2 चीज़ों में हमारा फंड्स अब तक खर्च हुआ है ज़्यादातर। आउटरीच करना, ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस आउटरीच करना, जाके क्लाइंट्स को हमारा आइडिया पिच करना जाके। तो क्या इन फंड्स का इस्तेमाल आपने रेम्यूनरेशंस देने में भी किया? यस यस अपने टीममेट्स को? यस। फिलहाल कितने लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक इनकम या अर्निंग मिल पा रही है? अभी हमारे टीम में मैनेजमेंट और टेक टीम है और डिज़ाइन टीम है। इन 3 टीम्स का मिला के अभी 15 मेंबर्स है। और उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग किस तरह से होता है? किस तरह से आप उनको एक इनकम जनरेट करके दे पा रहे हैं? अभी हम रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर होता है रेवेन्यू। मतलब जो लगाने के बाद बचता है वो आप इक्वली अपनी टीममेट्स में डिवाइड करके बांट लेते हैं? यस मैम, यस मैम। अगर हम बात करें उन लोगों की जो आपसे कनेक्ट करना चाहें या इस प्लेटफॉर्म पे आपसे जुड़ना चाहें एक रेवेन्यू के लिए या एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? वो इजीली जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है civicvoice.live, जो कि आप गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। एंड हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि मेरे ही नाम से, शुभायु मुखर्जी, एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी है। वहाँ पे आप लोग हमको वो कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है आपका स्टार्टअप को लेकर? आने वाले सालों में आप खुद को कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये स्टार्टअप, हमारा जो ये फ्रेमवर्क है, ये हर हेल्प करे हर एफएमसीजी कंपनी को, हर फैक्ट्री को इंडिया में जो भी है, उनको हम कंसल्टेंसी एडवाइस प्रोवाइड करना चाहते हैं। और उनका जो भी लॉसेस है उनको कम करने में, डाउन टाइम कम करने में और उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ करने में हम मदद करना चाहते हैं, ताकि उनका जो फ्रेमवर्क है, जो फंक्शनिंग है, वो पूरा स्ट्रीमलाइंड वे में, स्मूथ वे में कंडक्ट हो सके। यही हमारा एम है। एंड इन दी एंड वी ऑल्सो वांट टू कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट एज सून एज पॉसिबल। जो आपका विजन है उसको लेकर आगे जाने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं ताकि आपका बिजनेस और स्केल अप हो सके? स्ट्रैटेजी अभी यही है कि हम धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला कि हमारे पास 4 क्लाइंट्स है, 2 जो कि है फैक्ट्री बेस्ड है, एक सप्लाई चेन बेस्ड है, एक मोमो का बड़ा सा चेन है, देन वी हैव अ सोसाइटी। धीरे धीरे हम और ऐसे टाइप के इनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हमारा बात फैल रहा है।
जैसे कि सीवान में जो फैक्ट्रीज हमारा क्लाइंट है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ पे मॉरिश बेकरी का भी फैक्ट्री है, वहाँ पे वॉल पुट्टी का फैक्ट्री है, पेंट्स का फैक्ट्री है, हर टाइप का इंडस्ट्रियल एरिया है। सो अगर हम उनको सेटिस्फाई करेंगे धीरे धीरे वो लोग बाय वर्ड ऑफ माउथ धीरे धीरे फैल ही जाएगा, अच्छा चीज़ फैल ही जाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, क्लाइंट्स हैं, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाएंगे आपके प्लेटफॉर्म की मदद से और इससे उन्हें हेल्प होगी उनके रेवेन्यू को बढ़ाने में। आने वाली जो भी स्टार्टअप्स हैं या कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को मेरा एक मैसेज है कि डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। मैं ये गलती बचपन से किया है, मतलब मैं शुरू से मेरे को जॉब करने का भी मन नहीं था, हालांकि देखा जाएगा वो क्या जो भी होगा, बट फिर भी आप कोई सही समय के लिए वेट मत कीजिए। जैसे ही आपको आइडिया आएगा वो आप मतलब स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, सो एज सून एज पॉसिबल। शुभायु जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।